रहा था। संविधान की बात हो रही थी और जब हम इस किताब को देखते हैं, दिखाइए जरा अपना संविधान। ये देखिए, जैसे ये अचानक संविधान इस हॉल के कोने कोने तक पहुंच गया, वैसा ही हम हिंदुस्तान में करना चाहते हैं। मगर हमारे लिए ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये इस किताब में हजारों साल की सोच है, हिंदुस्तान की सोच है। आपने शुरुआत में कहा कि बुद्ध भगवान की धरती पे आप स्वागत कर रहे हो। बुद्ध भगवान की आवाज इस संविधान में है और हर स्टेट में जो बड़े से बड़े महापुरुष हुए हैं, चाहे नारायण गुरु जी हों, बसवना जी हों, फूले जी हों, गांधी जी हों, अंबेडकर जी हों, इन सब की आवाज इस संविधान में है। मगर सिर्फ उनकी आवाज इस संविधान में नहीं है, इस संविधान में एक और चीज है। इस संविधान में जो हजारों साल से इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, उनके खिलाफ जो अन्याय किया गया, जो लाखों करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों लोगों का जो दर्द है, दुख है, वो भी इस संविधान के अंदर आज तक है। और इस संविधान ने उस दर्द को पूरी तरह नहीं मगर थोड़ा सा कम किया है। आज मैं यहां जब आ रहा था, गंगा जी की ओर मैंने देखा, गाड़ी में बातचीत हो रही थी और मैं सोच रहा था कि ये लगती तो एक नदी है, मैं इसको देख रहा हूं, एक नदी दिख रही है, मगर इसका पानी, इस नदी का पानी सब जगह है। अगर आपने आज सुबह पानी पिया तो वो आपके अंदर है, आपके खून में है। अगर आपने आज सुबह रोटी खाई तो उस रोटी में था। वैसे ही ये इस संविधान का विजन वही था। हम चाहते थे कि जैसे गंगा का पानी सब जगह जाता है, वैसे ही विजन था कि इस संविधान की जो सोच है वो हिंदुस्तान के कोने कोने में, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अंदर, हर संस्था के अंदर जैसे गंगा का पानी जाता है वैसे जाए। और कुछ दिन पहले मोहन भागवत कहते हैं कि गंगा गंगोत्री में नहीं शुरू हुई। हिंदुस्तान को आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, बाद में मिली। तो अगर मोहन भागवत कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, तो वो इसको नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं, खुले स्टेज में कह रहे हैं कि इस किताब में जो सोच है उसका हिंदुस्तान के लिए कोई मतलब नहीं है। यह आजादी का नतीजा नहीं था, क्योंकि उस समय मोहन भागवत के मुताबिक आजादी तो मिली नहीं।
और इसकी सोच को, अंबेडकर जी की सोच को, गांधी जी की सोच को, बुद्ध भगवान की सोच को, फूले जी को सोच को वो मिटाने लगे हैं। हिंदुस्तान की हर संस्था से, हर इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल सिस्टम से, इकोनॉमिक सिस्टम से, पॉलिटिकल सिस्टम से, सोशल स्ट्रक्चर से मिटा रहे हैं उसको। आप मुझे बताओ इस किताब में कहां लिखा है कि हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3 आदमियों के हाथ में जाना चाहिए? कहां लिखा है इस किताब में? तो मोदी जी आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, पहले कहते थे 400 सीट आएंगे तो इसको हम बदल देंगे, और फिर जब आप लोगों ने, हमने मिलकर मोदी जी को संविधान की सच्चाई समझाई, तो फिर पहले दिन इलेक्शन के बाद आए तो फिर ऐसे आए थे। मगर चाहते थे कि मैं उसको उठा के फेंक दूं, मगर हिंदुस्तान की जनता ने कहा भैया अगर आपने सिर पे नहीं रखा तो हम तुम्हें उठा के फेंक देंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने इसको यहां रखा, मत्था टेका, अंदर चले गए और फिर अपना काम फिर से शुरू कर दिया। मैं आपको 2-3 आंकड़े देना चाहता हूं। सबसे पहला आंकड़ा, आपने रिप्रेजेंटेशन की बात की, आपने कहा कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आज के हिंदुस्तान में एमएलए के पास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है। मैं मिलता हूं लोकसभा में बीजेपी के पिछड़े वर्ग के एमपी से, दलित एमपी से, आदिवासी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। वो मुझे कहते हैं भैया हमें पिंजरे में बंद करके यहां टांग रखा है, पावर कहीं और है, रिप्रेजेंटेशन कहीं और है। इसका यह मतलब नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए और मिलनी चाहिए, मगर मेरा कहना है सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से काम नहीं होने वाला है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, लिस्ट निकालिए, 500 कंपनी की लिस्ट निकालिए। इनको हिंदुस्तान की सरकार देश का पूरा धन पकड़ा रहा है। एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स, सेलफोन, सारा का सारा धन इन 500 लोगों को पकड़ाया जा रहा है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 500 लोगों में से, इन 500 कंपनी के मालिक में से आप मुझे एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति का नाम बता दो, एक दलित, एक आदिवासी का नाम आप मुझे बता दो। आपको एक नाम नहीं मिलेगा। इन कंपनियों की मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालो, उसमें दिखा दो मुझे एक दलित नाम दिखा दो, एक आदिवासी नाम दिखा दो, एक पिछड़े वर्ग का नाम दिखा दो, एक माइनॉरिटी का नाम दिखा दो। मीडिया में देखिए, एंकर्स की लिस्ट निकालिए, मालिकों की लिस्ट निकालिए। 20-25 कंपनियां, मीडिया की कंपनियां पूरा नैरेटिव बनाती हैं, हिंदुस्तान का नैरेटिव बनाती हैं। उसमें किसान की कभी बात नहीं होगी, पिछड़ों की कभी बात नहीं होगी, दलितों की बात नहीं होगी, मजदूर की बात नहीं होगी। कुछ साल पहले मैं सोच रहा था ये किसानों की बात क्यों नहीं करते, सच्चे मुद्दे क्यों नहीं उठाते, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते। मैंने लिस्ट निकाली, देखता हूं ये है कौन। मालिकों में आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति में नहीं मिलेगा, है ही नहीं उसमें। आपके लोग है ही नहीं उसमें। आप प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, आप मुझे बताओ कौन सी प्राइवेट कंपनी में दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग मालिक हैं, मुझे बताओ।
मैं कल कुछ दिन पहले रात को एम्स गया। मेट्रो स्टेशन में लोग वहां 600-700 लोग लेटे हुए हैं। किसी को कैंसर हुआ है, दिल की बीमारी है, वाल्व नहीं काम कर रहा, सांस नहीं ले पा रहे हैं, टॉयलेट नहीं वहां पे, खाने को नहीं है, प्राइवेट अस्पताल में जा नहीं सकते। पूरा का पूरा सिस्टम, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, शिक्षा का सिस्टम हो, स्वास्थ्य का सिस्टम हो, बिजनेस का सिस्टम हो, आपके लोग हैं ही नहीं उसमें। आपने लड़ाई लड़ी, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, और राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन आपने पा लिया। मगर अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो आपको सत्ता कहीं नहीं मिली। क्योंकि हुआ क्या, जब इन लोगों को पता लगा कि पिछड़ा वर्ग, दलित ये रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, तो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन आपको दे दी, मगर पावर कहीं और ले गए। पावर कहां गई? पावर अदानी अंबानी, पावर आरएसएस, हर संस्था में अपने लोगों को डाल देते हैं। मैंने लिस्ट बनाई आरएसएस के जो अपॉइंटीज हैं, हजारों अपॉइंटीज होते हैं सरकार में, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, गवर्नर, हजारों होते हैं। मैंने लिस्ट निकाली, ये आरएसएस सत्ता के सिस्टम में किसको डाल रहा है। उसमें आपको एक पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। बजट, हिंदुस्तान का बजट 90 लोग बांटते हैं। एमपी एमएलए बजट नहीं बांटते। जो धन है वो 90 अफसर बांटते हैं, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने लिस्ट निकाली, ये है कौन? आपकी आबादी, पिछड़े वर्ग की आबादी 50% है, कम से कम। कोई जानता नहीं है। आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि गारंटी कह के मैं कह रहा हूं कि भैया 50% है। ये कह सकते हैं कि हां 50%, कम से कम 50 है, 50 से 55 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, पता नहीं, मगर 50 से कम नहीं है। दलितों की 15%, आदिवासियों की 8%। इसीलिए तो हम यहां आए हैं। तो तकरीबन 90% दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग माइनॉरिटी हैं। और अगर आप उन अफसरों की लिस्ट देखें तो 90 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। आपकी आबादी 50%, 90 में से 3 आपके। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है बजट में, 100 रुपए बांटती है, तो ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। आबादी 50%, बजट में भागीदारी 5%। दलित 15%, उनके भी 3 अफसर 100 रुपए बंटते हैं, 1 रुपया उनका अफसर निर्णय लेता है, 1 रुपए का। आदिवासी 8%, 8% आबादी, 100 रुपए में से 10 पैसे की भागीदारी। तो अब आप सब मिला लो, सब मिलाकर 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो। माइनॉरिटी भी उसमें ही है, वो भी उसी में है। तो आपकी भागीदारी 6%, 7%, 8%, आपकी आबादी 90%। प्राइवेट सेक्टर में पूरा का पूरा धन 200 लोगों को जा रहा है, उसमें आपका एक आदमी नहीं। एम्स के सामने आपके लोग मर रहे हैं,
मगर प्राइवेट अस्पतालों के मालिक की लिस्ट निकालिए, आपका एक आदमी नहीं उसमें। आपके बच्चे लाखों रुपए देते हैं प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के लिए, उनकी मालिकों की लिस्ट निकालिए, आपका एक आदमी नहीं उसमें। जीएसटी कौन देता है? आप देते हो। बजट में पैसा कहां से आता है? आसमान से थोड़ी टपकता है। बजट में पैसा, जीएसटी का पैसा आता है, जीएसटी का पैसा आप देते हो। जितना पैसा अदानी, अगर अदानी शर्ट खरीदेगा, यही शर्ट जो आपने पहन रखी है, अगर वो यही शर्ट खरीदेगा, जितना टैक्स आप दोगे उतना टैक्स वो देगा। तो हो क्या रहा है? आप मेहनत कर रहे हो, आप जीएसटी दे रहे हो, आपके जेब में से पैसा निकलता है, महंगाई बढ़ती है, आपका पैसा कहां जाता है? प्राइवेट अस्पताल में जाता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में जाता है, सीधा ट्रांसफर हो रहा है। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटीज, आपके जेब में से पैसा ट्रांसफर हो रहा है बस, और आप देखते रह रहे हो। यह प्रॉब्लम है। अब पहला कदम हमारे लिए क्या है, मैं आपको बता देता हूं। पहला कदम हमें यह पता लगाना है कि सच्ची स्थिति क्या है, सच्ची सिचुएशन क्या है। जाति जनगणना, और हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। और जाति जनगणना के बाद आप क्या एक्शन लेंगे, वो सबसे जरूरी है। जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना एक्सरे जैसा है। किसी को चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर मेरे हाथ में दर्द है, डॉक्टर एक्सरे करता है, कहता है हां हाथ टूटा हुआ है। तो जाति जनगणना एक्सरे, एमआरआई जैसी चीज है। उससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सबको पता लग जाएगा हमारी आबादी इतनी है, भागीदारी इतनी है। मगर उसके बाद जाति जनगणना के बेसिस पे पॉलिसी बननी चाहिए। तो हमारा विजन क्या है कि हिंदुस्तान का पूरा जो सिस्टम है, जो कोलैप्स कर रहा है, क्यों कोलैप्स कर रहा है? क्योंकि अन्याय है। गरीब लोगों के पास रोजगार नहीं है, किसान को सही आमदनी नहीं मिलती, मजदूर को सही कॉम्पेंसेशन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा धन वही 10-15 लोगों के हाथ में जा रहा है। तो एक बार जाति जनगणना होगा, हमें पता लग जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है और हिंदुस्तान के सिस्टम में उसकी कितनी भागीदारी है। प्राइवेट अस्पतालों में कितनी भागीदारी है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में कितनी भागीदारी है, मीडिया में कितनी भागीदारी है, कॉर्पोरेट इंडिया में कितनी भागीदारी है, ब्यूरोक्रेसी में कितनी भागीदारी है। और उसके बाद हम सही प्रकार से विकास की बात कर पाएंगे। बिना जाति जनगणना विकास की सही तरीके से बात नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए मैंने पार्लियामेंट हाउस में कहा है, साफ कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी जी के सामने मैंने कहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी इसी लोकसभा में और राज्यसभा में जाति जनगणना आपके मुंह के सामने पास करेगी। और हमने यह भी कहा है कि जो दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की दीवार, उस दीवार को हम लोकसभा और राज्यसभा में तोड़ के परे कर देंगे। रिजर्वेशन 50% से ज्यादा होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, और हर जात को इस देश में भागीदारी मिलनी चाहिए। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, ये संविधान कह रहा है, इसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा है हिंदुस्तान के सब लोग एक जैसे हैं, समान हैं, और सबकी प्रगति होनी चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और इसकी सोच को हम पूरे देश में फैला रहे हैं। और लड़ाई, मैंने पार्लियामेंट में भाषण में साफ बोली, लड़ाई संविधान और मनुवाद के बीच में है। एक तरफ समानता, एकता, दूसरी तरफ
नफरत और हिंसा। और मैं ये आपसे कहने आया हूं, जो आपने कहा कि राजनीतिक नुकसान होगा तो भी मैं ये काम करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना नुकसान हो वो सब हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काम मैं करके छोड़ूंगा। आप सब यहां आए, इसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मैसेज है आप गांव गांव में फैलाइए, संविधान का मैसेज, जाति जनगणना का मैसेज और 50% रिजर्वेशन की दीवार को तोड़ने वाला मैसेज। धन्यवाद, नमस्कार, जय। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।